क्या आपको जरा भी अंदाजा है नॉर्थ कोरिया में रहना कितना मुश्किल है? मुझे बताने दीजिए। आप किसी गांव की झोपड़पट्टी में सोकर उठे, जिसे आप अपना घर कहते हैं। यहाँ बहुत ही ठंडी है, करीब 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। और घर के अंदर आपको गर्म रखने के लिए बस लकड़ी से जलने वाला स्टोव चाहिए, जो कि गर्म रखने के लिए काफ़ी नहीं है। फिर आपने नाश्ता किया और आपको महसूस हुआ कि अब आपके पास बस एक पहर का खाना बचा है, जैसे आपको 3 दिन चलाना है। आपको इतना ही राशन मिलता है। फिर आपको प्यास लगी तो पास की नदी से आप बर्फ इकट्ठा करने चले गए, जिसके पिघलने का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ बहते हुए पानी का कोई सोर्स नहीं है। आप गंदा पानी ही पीते हैं और उसी से नहाते हैं, और फिर खेत में सारा दिन मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी 12 से 16 घंटे की होती है, क्योंकि खेती बाड़ी में यहाँ मशीन का उपयोग नहीं होता, तो इसीलिए सारी चीजें हाथ से और जानवरों की मदद से करनी पड़ती हैं। फिर आपको कई मील चक्कर लगाकर वापस अपने घर आना होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और साइकिल खरीदने की आपकी हैसियत नहीं है। कार तो भूल ही जाइए। आपको रास्ते में नाली में मरा हुआ चूहा मिल गया, आप उठाकर उसे घर ले गए, क्योंकि आप बहुत ही भूखे हैं। जब आप खाना बना रहे हैं तभी आपके घर का दरवाजा धड़ाम से खुला और कुछ सैनिक घुस आए। उन्होंने आपके घर में लूट मचाई और जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाना था वो लेकर चले गए। आपको लकी फील हुआ? लकी? हाँ, क्योंकि उनके पास परमिशन थी, तो वो आपको बिना किसी जवाबदेही के कड़ी मजदूरी करवा सकते थे, वो भी सालों तक। और वहां तो और कम खाना मिलता, ज्यादा काम और गार्ड से पिटाई तो है ही। आपने फिर वही करने का सोचा जो आप करने वाले थे, पास की घास फूस से सूप बनाना, जानवरों की पॉटी से अनाज छांटना, यहाँ तक कि अपनी भूख मिटाने के लिए उनकी पॉटी खा लेना। लेकिन आप बहुत थक चुके हैं, बहुत ठंड है, आप भूखे भी हैं। आप सूखी घास की चटाई में सोने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि अगले दिन उठकर फिर से यही काम करना है, फिर से यही, फिर से यही, जब तक कि आप ये करने लायक न रह जाएं। अगर ऐसा देश आपका हो तो आप उसे छोड़ के भाग जाएंगे, है ना? लेकिन क्या हो अगर आप भाग ना पाए? ये कंडीशन है नॉर्थ कोरिया में रह रहे 60% गरीब लोगों की, क्योंकि उनके पूरे देश में खाने के सामान की किल्लत है, और ऐसा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से। लेकिन वो कहीं और क्यों नहीं जा सकते? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से भागना इतना मुश्किल क्यों है, और वहां के भागने के सिर्फ 9 तरीके हैं। तो आखिर चीजें इतनी खराब कैसे हुई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या फिर जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, ये 1948 में किम सेकंड सुंग के द्वारा बनाया गया था। ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की, जब कोरिया पेनिनसुला 2 भागों में बंट गया था और दोनों देशों के बीच ऐसी जंग थी जो कोल्ड वॉर में भी जारी रही। साउथ कोरिया यूएस का सपोर्ट करता था, लेकिन नॉर्थ कोरिया बुरी किस्मत वाले सोवियत यूनियन का सपोर्ट करता था। पूरे समय नॉर्थ की गवर्नमेंट सारा पैसा बस हथियारों और मिलिट्री में लगाती रहती। उन्होंने अपनी जनता को झूठ और झूठी आइडियोलॉजी से भर दिया था और कहा कि किम डायनेस्टी के सपोर्टर बने रहो। उन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया पर बैन लगा दिया और बाकी दुनिया से जैसे उनको कट ही कर दिया। जब 1991 में सोवियत यूनियन हार गया तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी गिर गई और उनके दोस्त भी बस उनसे थोड़े आगे पीछे थे। फूड प्रोडक्शन और इंपोर्ट दोनों में भारी गिरावट देखी गई। और जब 1994 में बाढ़, सूखा, फेल एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए तो पूरे देश में भुखमरी छा गई। गवर्नमेंट ने शुरुआत में कहा कि कोई भुखमरी नहीं है, और फिर पीछे पीठ मोड़ ली, कहा कि लेकिन ऐसा सिर्फ 2,35,000 लोगों के साथ हुआ है। असलियत में माना जाता है कि 4 साल में करीब 3.5 मिलियन नॉर्थ कोरिया के लोग भुखमरी का शिकार हुए थे, जिसका मतलब हुआ कि पॉपुलेशन के 10% लोग। लेकिन तब भी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से अपनी जंग जारी रखी। जहां एक तरफ देश भुखमरी से जूझ रहा था, वहां सरकार मिलिट्री में पैसा झोंक रही थी। उस समय भुखमरी और भूख जैसे शब्दों पर भी बैन लग गया, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की असफलता झलकती थी। कुछ लोग हिम्मत करके बोलते थे, उनको चुप करा दिया जाता और पॉलिटिकल जेल में डाल दिया जाता। लेकिन इससे हालात में कोई सुधार नहीं आया। कोविड-19 में जब नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाएं एक तरफ से बंद कर दी, यहाँ तक कि ट्रेड के लिए भी, तो गवर्नमेंट के फेलियर और इंफ्रास्ट्रक्चर में गलतियों की वजह से देश के 10 मिलियन लोग भूख से तड़पने लगे, जिसका मतलब हुआ पूरे देश के 41% लोग 2019 से 2021 के बीच में कुपोषित थे। ठीक है, फिर उन्होंने देश छोड़ा क्यों नहीं? आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने बिना गवर्नमेंट की परमिशन के देश से निकलना इलीगल माना। इस तरह का कंट्रोल इसलिए किया गया जिससे कि सिटीजन बाहर का कुछ ना जान पाए, और गवर्नमेंट ने उन्हें झूठ सिखाती रही कि नॉर्थ कोरिया जन्नत है और किम डायनेस्टी सबसे अच्छी है और जिंदगी इससे ज्यादा हसीन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ कि बिना डॉक्यूमेंट्स के प्लेन, ट्रेन, नाव, यहाँ तक कि कार से भी बॉर्डर क्रॉस करना असंभव है।
तो जिस किसी को भी बाहर जाने की परमिशन दी जाती है, जैसे कि खिलाड़ियों को, तो उन्हें वीजा दिया जाता है, जिन्हें वापसी पर उसे गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता है। लेकिन अगर वो देश से बाहर निकल गए तो वापस गए क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ कोरियंस भाग जाते हैं, उन्हें अगर बाद में पकड़ लिया जाता है तो या तो उनसे भयंकर मजदूरी करवाई जाती है, या फिर सजाए मौत दी जाती है, या फिर जेल के भीतर उम्र कैद मिल सकती है। लेकिन सिर्फ उन्हें नहीं, भागे लोग बताते हैं कि जो लोग भागते हैं उनकी 3 पीढ़ियों को जेल में डाल दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, और तो और मौत की सजा दी जाती है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भागने में सफल रहे या नहीं। ये 3 पीढ़ी कोई भी हो सकती है, उनके माता पिता, बच्चे, दादा दादी, एक फैमिली मेंबर की गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ती है। बहुत से सिटीजन के लिए ये धमकी घर वापसी के लिए या फिर ना भागने के लिए काफी होती है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। भागने वालों ने अपनी कहानियां मीडिया और ह्यूमैनिटेरियन जैसी एजेंसीज को बताई, तो हम ये तो जान गए कि भागना मुमकिन है। लेकिन कैसे? देश को माहौल को देखते हुए भागने के बस 9 तरीके हैं। कम से कम हम तो अभी के लिए इतने ही जानते हैं भाई। पहला तो बहुत ही आम है और आसान भी है। ये है नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करके साउथ कोरिया आना। यहाँ आज भी दोनों देश जंग में है। वहीं साउथ कोरिया दोनों देशों को एक करने की कोशिश में लगा है। इस प्लान का एक हिस्सा है नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों को सुरक्षा करना और उनकी जरूरतें पूरी करना, भाषा सिखाना और वहां सेटल होने के लिए जरूरी चीजें देना। यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है, 160 मील लंबी प्रॉब्लम, डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि DMZ। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और हथियारों से लैस बॉर्डर है। यहाँ इलेक्ट्रिक वायर है, पहरा देने वाली पोस्ट है, टैंक है और करीब 2 मिलियन हथियारों से लैस टुकड़ियां हैं। याद रखिएगा, ये दोनों देश अभी भी जंग के बीच में, और दोनों में से कोई भी साइन की गई पीस ट्रीटी का खंडन नहीं करना चाहता। इसलिए 2.5 मील का बफर जोन हमेशा पहरे पर रहता है। अगर गार्ड ना भी देख रहे हैं तब भी 3 मिलियन टैक्स और लैंडमाइन से बचकर भागने के लिए जबरदस्त किस्मत की जरूरत है। इसे बहुत ही कम लोग ट्राई करते हैं, जैसे कि ओहो चोंग सांग 2017 में भागने में कामयाब रहा। ये एक सैनिक था और ऊंचे ओहदे के मिलिट्री ऑफिशियल का बेटा भी, लेकिन इसने बड़ा भयंकर क्राइम कर दिया। उसकी पनिशमेंट के डर से इसने फैसला किया कि ये डीमिलिटराइज्ड जोन से कार में बैठकर भाग जाएगा। इसका पीछा किया जाएगा और भागने से पहले इस पर 40 बार गोलियां दागी गई। लेकिन ये बॉर्डर पार करने में कामयाब रहा और साउथ कोरिया की एक कम ऊंचाई वाली दीवार के पास बेहोश हो गया। अंधेरे में साउथ कोरिया के सैनिकों ने इसे खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और ये बच गया। लेकिन हाँ, एक इंसान जितनी गोलियां झेल सकता है उससे कहीं ज्यादा निशान इसके शरीर पर थे। जहां एक सैनिक अपनी कार में बैठकर बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, वहीं एक आम आदमी पैदल इसे क्रॉस कर पाए असंभव है। तो इसलिए बॉर्डर क्रॉस करना अच्छा आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से हमें दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ना होगा, बॉर्डर के नीचे से घुसना। 1970 में 2 टनल हुआ करते थे, एक 3x4 फीट का और दूसरा 7x7 फीट का। ये DMZ में थे और नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाते थे। इन्हें इसलिए बनाया गया था कि जिससे नॉर्थ कोरिया के सिपाही बिना पकड़े साउथ कोरिया जा सकें। लेकिन 1978 में भगोड़ों ने बताया कि यहाँ तीसरा टनल है, जो कि सियोल से 27 मील की दूरी पर है, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी है। और 1990 में चौथा टनल भी मिल गया। इस सभी को बनाने का तरीका लगभग सेम होता है, जिससे मालूम होता है कि ये प्रोफेशनली बनाए गए टनल है, जो कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में घुसने के लिए बनाए हैं। हाँ, शुरुआत में ही जरूर कहा गया कि ये कोयले की खदान है। ऐसा माना जाता है कि बॉर्डर के नीचे ऐसे 20 और टनल हैं, लेकिन ये कहाँ है किसी को भी अंदाजा नहीं है। क्या भागने वालों ने इनका यूज भागने में किया? भागने वालों को इनके बारे में पता है, इसीलिए लगता है कि इन्होंने इसका यूज किया होगा। ये टनल 1 मील लंबे होते हैं और ग्रेनाइट की बेडरॉक से होकर गुजरते हैं। ये धरती से 240 फीट नीचे। एक टीम को इसे खोदने में कई साल का समय लग सकता है, जो कि मुश्किल लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। जो टनल मिल चुके हैं उन पर दोनों तरफ भयंकर पहरा रहता है, लेकिन जो नहीं मिले उन पर पहरा नहीं है और ये खुफिया है, जिससे कि भागने वालों को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आज तक कोई भी टनल से सही सलामत भागने का मामला हमारे सामने नहीं आया है, अभी तक तो नहीं। तो ये तो हो गई बॉर्डर के ऊपर और नीचे की बात, लेकिन इसके आसपास का क्या? इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे रास्ते की तरफ, समंदर। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ पानी होना, येलो सी या जापान सी से होकर साउथ कोरिया जाना आसान काम है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि पानी के बहुत से पोर्शन पर बिजली की तारें बिछाई गई हैं। और याद रखिए कि ज्यादातर भागने वाले लोग गरीब हैं, तो इसीलिए उनके पास इंजन से चलने वाली नाव नहीं है। मतलब कि वो सिर्फ पैडल वाली नाव ही अफोर्ड कर सकते हैं। फिर भी नॉर्थ कोरिया के सबसे वेस्टर्न पॉइंट से लेकर साउथ कोरिया के किनारे तक का सफर करीब 60 मील का है।
अगर अपने पैसों का जुगाड़ कर भी लें आप और नाव भी ले लें, जल्दी जल्दी चलते भी गए, तो नॉर्थ कोरिया की नेवी की शिप्स वहां पर पहरा देती हैं और पानी से भागने को खतरनाक बनाती हैं। दूसरा रास्ता है नॉर्थ पॉइंट से तैरकर निकलना। वहां पहरा देने वाली शिप नहीं है, लेकिन वहां से साउथ कोरिया का सफर 200 मील है और बिना किसी कंपास और मौसम के इक्विपमेंट के समंदर बहुत ही डरावनी जगह साबित होता है। बहुत सी नावें भयंकर लहरों में फंस गईं और वापस नॉर्थ कोरिया और चीन आ गईं। एक मिनट, चीन? ये तो बढ़िया बात हुई ना, ये भी तो भागने का तरीका है। नहीं, अगर आप नॉर्थ कोरियन हैं तो ये अच्छा तरीका नहीं है। जहां इस देश का कोई अच्छा दोस्त नहीं है, वहीं चीन इसका दोस्त है। इसलिए नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों को चीन रिफ्यूजी या शरणार्थी नहीं मानता, बल्कि इलीगल इकोनॉमिक माइग्रेंट मानता है। और इसीलिए इनका हश्र जानने के बाद भी नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाता है। तो फिर ईस्ट कोस्ट का क्या हुआ? जापान का सी आधा बंद समंदर है, ठीक येलो सी की तरह, लेकिन पैसिफिक समंदर की वजह से इसमें हमेशा तूफान और टाइफून आते रहते हैं। इसकी वजह से और ज्यादा खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर इसकी अच्छी चीज देखें तो वो ये है कि इसे बहकर आप जापान पहुंचा सकते हैं, एक ऐसा देश जो कि नॉर्थ कोरिया से भागे लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उनके साउथ कोरिया जाने का प्रबंध करवा देता है। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। सेफ पॉइंट से करीब 500 मील की दूरी, ये समंदर में रहने वालों के लिए बहुत लंबा समय है। कंगाली में आटा गीला होने वाली बात यह है कि आपके पास छोटी सी मछुआरे वाली नाव है। आज तक जापान के समंदर से भागने वाले बस 3 लोग सामने आए हैं। लेकिन बॉर्डर के तौर पर पार करने के बारे में क्या ख्याल है? इन समंदरों का टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इससे तैर कर निकलने के लिए जरूरी है कि आप ठंड से ना जमे, पैरा देने वाली नाव आपको ना पकड़े, आप बहुत मस्त तैराक हों, ये सब जरा मुश्किल है। कुछ केस में मैकशिफ्ट या फिर अस्थायी नाव का भी सहारा लिया जा सकता है, जिनको लकड़ी, पुराने टायर और मछली पकड़ने के फ्लोट से बनाया गया है। इन्हें देखकर मालूम होता है कि लोग यहाँ से भागने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते भाई। तो फिर क्या हो अगर ना हो तो आप अच्छे तैराक हों और आपके पास नाव के पैसे हों? फिर क्या? फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, नॉर्थ की बॉर्डर। DMZ से ठीक उल्टी ये 882 मील की बॉर्डर चीन से लगी हुई है, जिसमें कंपैरेटिवली कम पैरा होता है, इसलिए यहाँ से भागना जरा आसान है। बॉर्डर के पास ही हैं 2 नदियां, यालू और टूमन। टूमन यालू से ज्यादा छोटी और धीमी है, जिससे कि ये तैर कर जाने के लिए ज्यादा अच्छी है। लेकिन ज्यादातर सिटीजन को तैरना नहीं आता, तो इसका मतलब हुआ कि अगर नदी कम गहरी और चलने लायक नहीं है तो जाहिर है वो बह जाएंगे। और सुनिए, 2003 से टूमन नदी में चाइना वायर की फेसिंग कर रहा है, जिससे कि भागने का रास्ता बंद हो जाए। यालू नदी के भी कम गहरे पार्ट्स को तारों और सीमेंट से 8 से 15 फीट की ऊंचाई तक बंद कर दिया गया है। लेकिन 2011 से नोटिस किया गया कि ये सेक्शन बाकी नदी से अलग है, क्योंकि बाकी नदी में ऐसी कोई भी फेंसिंग नहीं है और ना ही वहां पर कोई पहरा दे रहा है। तो ये वो नदी है जो पार कर सकते हैं। ये ठंडों में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जब नदी में बर्फ जम जाती है तब देश से बाहर निकलना जरा आसान होता है। लेकिन 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा था, उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने 1 मील का बफर जोन बना डाला, जो कि नॉर्थ के बॉर्डर के पास था, जिसकी वजह से ये भी DMZ जैसा हो गया। सैनिकों से कह दिया गया कि अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया की साइड से दिखे तो उसे गोली मार देना। जैसे कि ये रूट पहले से कम खतरनाक था, ये और कर दिया। लेकिन क्या हो अगर आप किस्मत वाले हों और इसे क्रॉस कर ले? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, चीन वापस नॉर्थ कोरिया भेज देगा, इसलिए ज्यादा भागने वाले दलाल यूज करते हैं एक ऐसा चाइनीज कॉन्टैक्ट जो कि भागे गए लोगों के लिए घर और नौकरी का इंतजाम करवा देता है, जिससे कि वो चाइना की गवर्नमेंट से छुपे रहें। लेकिन ये भागने वालों को $500 से $1000 के करीब पड़ता है, और नॉर्थ कोरिया के किसी भी नागरिक की सालाना इनकम सिर्फ $650 है। इसका मतलब ये हुआ कि भागने वाले की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी के पैसे। इसका मतलब हुआ कि जब तक वो चाइना पहुंचेंगे तब तक उनके पास कोई पैसा नहीं बचेगा, जिसकी वजह से उनका शोषण होने का चांस बढ़ जाएगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि डेटाबेस सेंटर फॉर नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट और ट्रांजिशनल जस्टिस वर्किंग ग्रुप का कहना है कि 80% फीमेल नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी तस्करी करने वालों के हाथ लग जाती हैं, जहां उन्हें बीवी बनाकर रखा जाता है या फिर और बुरे हाथों में सौंप दिया जाता है। आदमियों को मजदूरी में झोंक दिया जाता है, जहां उन्हें बहुत मेहनत करनी होती है, ठीक वही चीज जिससे वो भागकर आगे आए थे। इन दलालों पर भरोसा करना बहुत ही रिस्की काम होता है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। खैर, चाइना असल में इनकी सोची गई मंजिल कभी नहीं होती। ज्यादा भागने वाले अभी भी साउथ कोरिया जाने के सपने संजा रहे होते हैं, इसलिए ज्यादातर बीजिंग जाते हैं, जहां उन्हें साउथ कोरिया की एम्बेसी मिले। बाहर देश में किसी और देश की एम्बेसी के अपने रूल होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर भागे हुए लोग यहाँ पहुंच जाएं तो फिर उन्हें साउथ कोरियन लॉ के हिसाब से देखा जाएगा। अगर वो बीजिंग ना पहुंच पाए तो हांगकांग के शेनयांग या फिर शंघाई में कोरियन कॉन्सुलेट से बात करना चाहेंगे, जैसा कि 2016 में योंग योल री ने किया। री ने देश से भागने का 5वां रास्ता चूज किया। आखिर वो अमीरों के परिवार से था,
री नॉर्थ कोरिया के बहुत ही नामी परिवार का होनहार स्टूडेंट था, इसीलिए उसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने हांगकांग में हो रही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाहर जाने का वीजा दिया। लेकिन जो निगरानी की टीम उसकी स्कूल की टीम के साथ भेजी गई, उसे चकमा देकर भाग गया और जाकर कॉन्सुलेट में पनाह ले ली। उसे वहां 2 महीने रहना पड़ा, जहां से बीजिंग सरकार ने उसे जाने की परमिशन आखिरकार दे दी और आखिरकार उसे साउथ कोरिया रवाना कर दिया गया। लेकिन अगर वो नामी खानदान का था तो भागा क्यों? जो लोग गवर्नमेंट की ऊंची पोस्ट और मिलिट्री में काम करते हैं, उन्हें वहां की सरकार अच्छी रकम देती है, लेकिन फिर भी इन्हें सोचने की धर्म और पॉलिटिकल आज़ादी नहीं मिलती। जाहिर है, खाने की मेज पर आपको खाना मिल जाएगा जो कि देश के बाकी लोगों को नसीब नहीं है, लेकिन फिर भी डर बना रहेगा कि कब मुंह से कुछ निकले और आपको जेल में डाल दिया जाए। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के बहुत से नामी घरों में से लोग बीते कुछ सालों में भागने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा अपनी पहुंच से करते हैं, पहले देश से बाहर निकलकर और फिर पास के एम्बेसी या कॉन्सुलेट से मदद मांगकर। उनके लिए आसान है। लेकिन चाइना की पुलिस साउथ कोरिया और बाकी देशों के एम्बेसी पर नजर लगाई रहती है और जो भी कोई उन्हें भागने की फिराक में दिखता है उसे दबोच लेती है। तो उसका मतलब हुआ कि चीन से भागना तो बड़ा मुश्किल है। मतलब हुआ कि चीन के पार के दूसरे देश की मदद से भागना और वहां एम्बेसी में मदद लेना। बस एक परेशानी है, चाइना बहुत बड़ा है और हजारों मील तक फैला है, तो आप इसे बिना किसी पैसे और डॉक्यूमेंट के क्रॉस कैसे कर सकते हैं? यही आता है हमारा छठा रास्ता, अंडरग्राउंड रेल रोड। यह असल में रेल रोड नहीं है, बल्कि एक खुफिया नेटवर्क है जो कि नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों की चीन क्रॉस करने में मदद करता है। यहाँ तक दलाल की मदद से पहुंचा जाता है और वो उन्हें चाइना के इस खुफिया रास्ते तक लेकर के चले जाते हैं। वो उन्हें एक सेफ हाउस में दूसरे सेफ हाउस लेकर जाते हैं और ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त करते हैं। साथ ही लोकल लोगों और ऑफिशियल से बात करते रहते हैं, जिससे कि नॉर्थ कोरियन का एक्सेंट सुनकर शक पैदा ना हो। और तो और ये सब बिना किसी फीस की उम्मीद के होता है। लेकिन उनका काम सिर्फ बॉर्डर पर खत्म नहीं होता। साउथ एशिया के गोल्डन ट्राइंगल, वियतनाम, लाओस और म्यांमार नॉर्थ कोरिया के लोगों की तरफ बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और वो भी भागे हुए लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया भेजने में लगे रहते हैं। थाईलैंड संवेदनशील है, तो इसीलिए लाओस और म्यांमार के चेक पॉइंट्स पर बचने के लिए रेल रोड भागने वालों को थाईलैंड तक पहुंचाने के लिए घने जंगल की मदद लेता है। यहाँ भागने वाले खुद को थाईलैंड की पुलिस के हवाले कर देते हैं और वहां से इन्हें साउथ कोरिया भेज दिया जाता है। कुल मिलाकर ये 3000 मील का सफर होता है। ये तब पागल कर देता है जब आपको ये मालूम पड़ता है कि दोनों देशों की बॉर्डर बस 2.5 मील चौड़ी है। अंडरग्राउंड रेल रोड के दलाल अपनी जान जोखिम में डालते हैं जिससे कि कोई और अपनी जिंदगी जी सके। और आज तक इन्होंने साउथ कोरिया पहुंचने में लगभग 700 लोगों की मदद की है, जिसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और चाइना की नजर में चढ़ गई है। 2001 में सिर्फ 1000 भागने वाले ही सियोल आए थे, लेकिन 2007 तक रेल रोड की वजह से 2500 लोग भागने में कामयाब रहे। इसकी वजह से चाइना इन पर कड़क एक्शन लेने लगा, जिसके कारण बहुत से मिशनरी गायब हो गए। 2020 में ये नंबर 230 था। तो जहां रेल रोड का यूज करना मुमकिन है, वहीं अभी उतना अच्छा रास्ता नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। इसकी वजह से भागने वालों को 7वां रास्ता चुनना पड़ता है, मंगोलिया में जाना। थाईलैंड की तरह ही मंगोलिया भी नॉर्थ कोरिया से भागे लोगों के प्रति संवेदनशील है, उन्हें साउथ कोरिया भेज देता है। लेकिन वहां तक पहुंचना फिजिकली सबसे ज्यादा मुश्किल रास्ता साबित होता है और इसका क्रेडिट जाता है गोबी रेगिस्तान को। ये बड़ा बंजर ठंडा रेगिस्तान नॉर्थ चाइना के साउथ मंगोलिया तक फैला है, जिस पर टीले हैं करीब 660 फीट की ऊंचाई के और रात में यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ जिंदा रहना सी खेल नहीं है। और परेशान करने वाली बात यह है कि भागे हुए लोगों के पास ना तो सही इक्विपमेंट्स होते हैं, ना ही खाना और ना ही सर्दी कपड़े, जो ऐसी कंडीशन में जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर की दूरी करीब 770 मील है। खैर 770 मील 3000 मील से तो कम है, लेकिन चाइना की तरफ से भागने वालों की निगरानी की वजह से बहुत कम लोग होंगे जो कि गोबी रेगिस्तान से भागने में कामयाब रहे। तो मतलब ये रास्ता भी खतरनाक है। अब यहाँ साउथ कोरिया बहुत ही बढ़िया रीसेटलमेंट स्कीम देता है। वहां ऐसा करने वाला यही एक देश नहीं है। यहाँ आता है हमारा 8वां रास्ता। जरा वेस्ट की तरफ देखिए। चाइना की फॉरेन एम्बेसी खुद के ही रूल चलाती है और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस और कनाडा भी नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों को रेफ्यूजी मानते हैं। इन एम्बेसी में ये लोग असाइलम के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं या फिर वो चाइना से लंबा सफर तय करके इन देशों में सीधा भी जा सकते हैं। वहां किसी बॉर्डर पर खड़े आदमी को अलर्ट कर सकते हैं और असाइलम मांग सकते हैं। यहाँ मसला बस ये है कि यूरोप, खास करके यूके, असाइलम एप्लीकेशन को हामी नहीं देता। जैसे कि यूके को देख लीजिए, इसने 2013 में नॉर्थ कोरिया से भागे लोगों की 40 में से 30 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उसी साल बेल्जियम ने 126 में से 99 एप्लीकेशन रिजेक्ट की और नेदरलैंड, फ्रांस ने आने वाली सभी 128 और 129 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ये रिजेक्शन का डर इन लोगों को साउथ कोरिया में नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि वहां गवर्नमेंट को पता है कि उन्हें इनको सेटल करना है।
लेकिन कनाडा साउथ कोरिया में हो रहे नॉर्थ कोरियंस के बुरे ट्रीटमेंट, जो कि भाषा और उस देश की बुरी इमेज की वजह से होता है, उन्हें जानता है और उनसे जरा हमदर्दी रखता है। 2016 के रिकॉर्ड के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि कनाडा में करीब 970 भागे हुए लोग रह रहे हैं, और जहां यूएस ने 150 लोगों को लीगली शरण दी है, वहीं अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 200 लोग यहां लीगली रहते हैं, जो कि मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके साउथ अमेरिका आ गए। लेकिन क्या हो अगर आप नॉर्थ कोरिया के एक ऐसे हिस्से में रह रहे हो जहां भारी पहरा हो, और अमीर ना होने पर आप नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर तक भी ना पहुंच पाए, डीएमजेड में भाग सके? अभी भी सारे रास्ते खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ हमारे पास आखिरी रास्ता नंबर 9 आता है, लेबर आउटसोर्सिंग। ये तो कोई राज की बात नहीं कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को पॉलिटिकल जेल में रखा जाता है, जिन्हें बहुत बार लेबर ट्रेनिंग फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देश में 20 ऐसी जगह हैं जहां पर 2.5 लाख लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं की, जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहा, या फिर वो लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं। इससे भी बुरा ये होता है कि 3 पीढ़ियों वाला रूल, जहां पूरे के पूरे परिवार को जेल में भेज दिया जाए, वहां बेचारों की कोई गलती नहीं होती। ज्यादातर पनिशमेंट जिंदगी भर के लिए होती है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ कुछ साल की होती है। खाने, कपड़े और रिसोर्स की कमी की वजह से 40% लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, भूख, बीमारी, एक्सीडेंट और ठंड वगैरह से मर जाते हैं, और काम ना रोके जाने की वजह से इनमें मरने के चांस बढ़ जाते हैं। पिटाई और मौत की सजा तो बहुत ही आम होती है, जो कि भागे हुए और पकड़े गए लोगों के साथ किया जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ नॉर्थ कोरिया में नहीं होता। ऐसा 15 और देश हैं, जैसे अल्जीरिया, इथियोपिया, मलेशिया, पोलैंड और रशिया, जहां करीब 50,000 नॉर्थ कोरिया के लोग मजदूरी करते हैं। ये काम ज्यादातर खदानों, कंस्ट्रक्शन, नालियां बनाना, कपड़ों की कंपनी में होते हैं। इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के पॉकेट में सीधा $2.3 बिलियन आता है। इन मजदूरों से दिन के 20 घंटे काम करवाया जाता है, और इन्हें बस $150 प्रति माह दिया जाता है, जो कि फिर से नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की जेब में जाता है। इन मजदूरों को महीने में बस 2 दिन आराम मिलते हैं, इन्हें कम खाना दिया जाता है, और इन पर नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी नजर बनाए रखती है। लेकिन ये चाहे कितना भी बुरा सुनाई दे रहा हो, नॉर्थ कोरिया के लोग इसे सुनहरा अवसर मानते हैं, अपने परिवार को पैसे देने के लिए नहीं, बल्कि भागने के लिए। अगर वो गार्ड की नजरों से बचकर भाग निकले तो यहाँ ना तो कोई लैंडमाइन है, ना फेंसिंग है, और ना ही डीएमजेड की रुकावट। इनकी आजादी का रास्ता खुला है, लेकिन यहाँ काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इन लोगों को कड़ी चेकिंग देनी पड़ती है, फिर इनकी डीपीआरके को लेकर लॉयल्टी देखी जाती है, उनकी फिजिकल कंडीशन और परिवार भी देखा जाता है। यहाँ आने के लिए जरूरी है कि आपके बीवी बच्चे हों, जिन्हें सिक्योरिटी की तरह देखा जाता है। हाँ, जब तक आप उन्हें भी छुपे रास्ते से बाहर न निकाल लें, तब तक यहाँ से भागने का रास्ता जरा दिल दहला देने वाला है। इस रास्ते में लोगों को अपने परिवार और आजादी के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यह बड़ी जिल्लत भरी चॉइस है ना, लेकिन बड़ी जरूरी भी है। 1994 में बहुत से नॉर्थ कोरियन को साइबेरिया में खदान के काम में लगाया गया। वहां से सभी लोग अपने कैंप से भाग निकले। इस एकता भरे भागने में 150 लोग अपनी जान छुड़ाकर आजादी पाने के लिए साउथ कोरिया जाने का सपना देखने लगे। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने इस खबर को झुटलाया, फिर भागे हुए लोगों ने साइबेरिया के व्लादिवोस्टोक के मीडिया वालों को खुद ही खबर दी। उसने बताया कैसे वहां पर उनके पासपोर्ट उनसे छीन लिए गए, रशियन को वहां घुसने की परमिशन नहीं थी, और नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी उन्हें हमेशा मारती पीटती रहती थी। उसकी खुद की बीवी और बच्चे नॉर्थ कोरिया में थे, लेकिन फिर उसे खबर मिली कि उसकी बीवी का राशन काट दिया गया, इसीलिए उसे ब्लैक मार्केट का सहारा लेना पड़ा। एक ऐसा अपराध जिसके करने के लिए उसको पकड़ा गया और सजा दी गई। उसे अपने 2 बच्चों के साथ पहाड़ी इलाके में भेजा गया। उसने अपनी बीवी बच्चों को फिर से देखने की उम्मीद छोड़ दी है। कोई रास्ता न सोचकर उसने भागने के बारे में सोचा। हम नहीं जानते कि वो 5000 मील का सफर तय करके मॉस्को में साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक एजेंट के पास पहुंचा या नहीं, हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये नॉर्थ कोरिया से भागने की बहुत ही बुरी असलियत है। ये ऐसे सेक्रीफाइस है जो कि ये जल्लाद राज्य अपने बॉर्डर और फेंसिंग के भीतर छुपाए हुए हैं। ये परिवार और आजादी के बीच की चॉइस और जिंदा रहना, सब कुछ एक साथ करना बहुत ही मुश्किल है। ज्यादा ये होता है कि जो भी भागता है उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो सारे ऑप्शन जानते हुए अगर आप इस जगह में होते तो क्या आप नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।